नमस्कार, स्वागत है आपका द वर्ल्ड टुनाइट में। मैं हूं आपके साथ दीपाली। चले सीधे रुख करते हैं बर्लिन का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयों को संबोधित कर रहे हैं। यानी विद्यार्थी अवस्था में भी ये मेरी चर्चा अटलांटा यूनिवर्सिटी के चाइनीज स्टूडेंट के साथ कभी हुई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि हर देश में ये मिजाज होता है, ये मिजाज है जिनको आगे ले जाता है। आप लोग खास करके जिनको जर्मनी में ये अवसर मिला है और ज्यादातर जर्मनी की पहचान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। भारत का भविष्य, भारत की पहचान बनाने में आईटी रिवॉल्यूशन ने बहुत बड़ा रोल किया है। भारत को एक पिछड़ा अबूझ देश मानने वालों को आईटी रिवॉल्यूशन के बाद अपनी सोच बदलनी पड़ी है। लेकिन भारत की सफलता का आधार, भारत को हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बना करके ही हम सेकंड पायरी पर पहुंच सकते हैं। और देश के विकास के लिए मेरे दिमाग में बहुत साफ है कि हमें बैलेंस ग्रोथ करना पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश है कि और इतना बड़ा विशाल देश है कि यहां की कोई चीज वहां स्केल अप वो हिसाब बैठता ही नहीं। जब मैं यहां किसी को कहता हूं कि मुझे 2022 के तक 50 मिलियन अफोर्डेबल हाउसेज बनाने हैं, तो उनके दिमाग में बैठता ही नहीं। उनको लगता है कि पूरा नया देश बनाना पड़ेगा। 50 मिलियन हाउसेज एक नया देश बनाना पड़ेगा, तो स्केल उनके दिमाग में बैठता ही नहीं है। लेकिन हमें मालूम है हमारी इतनी बड़ी आवश्यकता है, और उस अर्थ में हम सोचें तो भारत को विकास के लिए 3 प्रमुख बातों को बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। हम एक तरफ लुढ़क नहीं सकते। 1/3 एग्रीकल्चर सेक्टर, 1/3 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 1/3 सर्विस सेक्टर, तीनों को बैलेंस करके आगे बढ़ना है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सिर्फ खेत में कुछ उत्पादन करके अटक नहीं सकते। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाना है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम एग्रो प्रोसेसिंग को बल दें। एग्रीकल्चर में हम टेक्नोलॉजी कैसे लाएं। आज मैं हैनोवर फेयर में एक उन्होंने कंप्यूटर चिप का डेवलपमेंट मैंने देखा। वो चावल को, अच्छे चावल बुरे चावल को अलग करने का काम करता है। अब आने वाले दिनों में यही होने वाला है। अब ये हमें भी हमारे देश के एग्रीकल्चर को इन बातों पर, एक, प्रति हेक्टर हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। प्रति हेक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से प्रयोग काम में आएंगे, परंपरागत चीजें कैसे काम आएगी। लेकिन हमारे किसान को अफोर्डेबल हो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, वो तब होगा जब वैल्यू एडिशन होगा। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोई किसान बेचारा आम बेचता है तो इनकम कम होती है, लेकिन आम में से अगर अचार बना देता है तो अचार के पैसे ज्यादा मिलते हैं। अचार भी अगर बढ़िया सा बोतल में पैक करे तो और ज्यादा पैसे मिलते हैं। और अचार पैक किया हुआ अचार भी कोई नटी लेकर के खड़ी हो जाए तो और ज्यादा पैसा मिलता है। एक्ट्रेस, नटी है ना एक्ट्रेस, वो खड़ी हो जाए तो और ज्यादा पैसे मिलते हैं कि भाई ये एडवर्टाइजिंग हो रहा है, ये अगर खाती है तो हम भी खाएं। वो खाती है कि नहीं खाती पता नहीं। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे एग्रो प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन जितना ज्यादा हम कर सकते हैं। अब उसमें टेक्नोलॉजी लगती है, उसमें नई नई खोज की आवश्यकता होती है। ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अनुसार हमको उसको करना पड़ेगा। और आज दुनिया में रेडी टू ईट पैकेजिंग का मामला चल रहा है सब दूर। दुनिया के किसी देश में कहां सब्जी पैदा हुई है, कहां कटिंग हुआ होगा, कहीं पकी होगी, कहां पैक हुई होगी, और पता नहीं दुनिया के किस देश में जाकर के वो खाई जाती होगी। दुनिया काफी बदल चुकी है। हमने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को
विश्व की ये जो चीजें हैं इसके साथ जोड़ना है। चाय में हमने वो सफलता पाई, हम जानते हैं कि चाय में हमें जो सफलता मिली उसके दो मूलभूत बातें रही है कि चाय ने व्यक्ति के जीवन में एक नई पहचान बनाई, सोशल रिलेशन का वो आधार बन गई, सामाजिक संबंधों के लिए वो एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी वाला फोर्स बन गया एक प्रकार से। और दूसरा उसकी सरलता, उसका पैकेजिंग, और कभी किसी ने उससे क्या नुकसान होता है इसकी ज्यादा चर्चा नहीं की और एक्सेप्ट हो गया दुनिया में। चाय के बागानों में खेती करने वाले लोग बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई, लेकिन जो बेचारे मजदूर थे वो वहीं रह गए, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने थे, उसमें बदलाव आ रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से लेकर के वैल्यू एडिशन के लिए साथ साथ फॉरवर्ड लिंकेज, ग्लोबल मार्केट कैसे मिले। भारत में एक छोटा सा राज्य है सिक्किम, 6-7 लाख पॉपुलेशन है, लेकिन 10 लाख टूरिस्ट आते हैं वहां। बहुत कम लोगों को पता है कि हिंदुस्तान के किस कोने में क्या ताकत पड़ी है। हिमालय की गोद में है, उस तरफ चीन है। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, छोटा सा राज्य है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, और उसने ग्लोबल सारे स्टैंडर्ड पार कर दिए हैं, और आज सिक्किम हिंदुस्तान का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टेट बन चुका है। अब उनके लिए उनका जो प्रोडक्ट है उसका ग्लोबल मार्केट के लिए दरवाजे खुल गए हैं। हम कोशिश करना चाहते हैं कि उनको ग्लोबल मार्केट मिले, उनका रुपया डॉलर लेके आना चाहिए, ये ताकत होनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में से यही है, जिसमें रुपया में हिंदुस्तान में जो माल जाता है वो दुनिया के बाजार में डॉलर में जाना चाहिए, और उस दिशा में काम करने का हमारी कोशिश है। सिक्किम ही नहीं, पूरे देश में, पूरा नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, सारे प्रदेश ऐसे हैं कि जहां पर परंपरागत रूप से केमिकल फर्टिलाइजर की आदत बहुत कम है। हम उसको ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में, ऑर्गेनिक रीजन के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। तो चीजों को उस प्रकार से हम बल देना चाहते हैं जिसके कारण उस क्षेत्र में बढ़ा चले। दूसरा है सर्विस सेक्टर। भारत के पास दुनिया को देने के लिए क्या नहीं है जी। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, अतिथि देवो भव, ये हमारे ब्लड में है। लेकिन विश्व में हम टूरिज्म, जो कि दुनिया में सबसे तेज गति से किसी एक व्यवसाय का विकास हो रहा है, तो वो टूरिज्म है। $3 ट्रिलियन का वो बिजनेस है, बहुत बड़ा, लेकिन उसका शेयर हिंदुस्तान को कम से कम मिलता है। हमारे भारतीय लोग जो विश्व में रहते हैं, उनके मन में भी देश के लिए कुछ न कुछ करने का मन करता है। मुझे कभी पूछते हैं, कई वर्षों से पूछते हैं, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। अब तुम्हें भगत सिंह बनने की जरूरत नहीं भाई, अब हो गया, वो हमारे नसीब में नहीं था। जो भगत सिंह के नसीब में था हमारे नसीब में नहीं। हम देश के लिए जी तो सकते हैं, देश के लिए मरने का सौभाग्य मिले या न मिले, देश के लिए जीने का सौभाग्य तो मिलता ही है। और इसलिए हमने कहा कि भाई कम से कम भारतीय परिवार जो विदेशों में रहते हैं, जहां आप काम करते हैं वहां विदेशी लोगों के बीच में हैं, दुकान चलाते होंगे तो आपके विदेशी ग्राहक होते होंगे, पढ़ते होंगे तो विदेशी टीचर होंगे। क्या साल में 5 बिन भारतीय नॉन इंडियंस ऐसे फैमिली को हिंदुस्तान देखने के लिए आप प्रेरित नहीं कर सकते क्या? यहां छोटा सा काम है, उनको समझाओ भाई हमारा देश देखने जैसा है, चलो निकल पड़ो। हमारे जर्मनी में मान लीजिए 1 लाख लोग रहते हैं, मान लीजिए 50,000 परिवार रहते हैं। अगर हर वर्ष 5 परिवार को वो धक्का लगा दे
हिंदुस्तान के टूरिज्म का कितना आगे बढ़ेगा। फिर मुझे इनक्रेडिबल इंडिया के एडवर्टाइजिंग का खर्चा करना पड़ेगा क्या? आपसे बढ़कर के इनक्रेडिबल इंडिया की पहचान क्या हो सकती है, मुझे बताइए। आप ही तो हैं इनक्रेडिबल इंडिया, और क्या है? क्या उन पत्थरों में और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? उस विरासत के प्रतिनिधि आप हैं, आप ही इनक्रेडिबल इंडिया है। ये मिजाज क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये मिजाज है, कहने का तात्पर्य मेरा है कि सर्विस सेक्टर आज पूरी दुनिया में प्रोसेसिंग वर्क इतना कॉस्टली हो गया है, हर कोई आउटसोर्स कर रहा है। आउटसोर्स के लिए हिंदुस्तान में बहुत संभावनाएं हैं। आप यहां कई कंपनियां हैं जो आउटसोर्स करने के लिए चाहती हैं, तो उनको जगह दिखा दिए, एड्रेस दे दीजिए, भाई ये जगह है, जाइए करवा लीजिए। सर्विस के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत संभावनाएं पड़ी है। पूरे विश्व को आकर्षित करने की हमारी ताकत है। और हमें दुनिया को, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या हुई है कि जो चीज उसको अमेरिका में मिलती है, पेरिस में मिलती है, जर्मनी में मिलती है, वो हम हिंदुस्तान में परोसने जाते हैं। नहीं करना चाहिए। हमने हमारे यहां वही परोसना चाहिए जो हमारा है, तभी तो दुनिया हमारे यहां आएगी। हमारी जो विशेषता है उसी से दुनिया को जोड़ना चाहिए। लेकिन हमारी विशेषताओं को साथ हम तब जोड़ पाएंगे जब हम अपनी विशेषताओं पर गर्व करें। हम नहीं करते गर्व जी। हमें लगता है यार, मुझे याद है मैं अमेरिकन सरकार के एक निमंत्रण पे एक बार गया था, तो मैंने उनको मेरी आइटनरी में लिखा था। मैंने पूछा कि अमेरिका के जो कोई सबसे पुरानी चीज है मुझे देखनी है, मुझे दिखाइए। तो उन्होंने मुझे क्या दिया, मुझे पेंसिल्वेनिया ले गए और वहां वॉशिंगटन के जमाने का एक बेल है, वो घंट दिखाया मुझे। बोलिए हमारा सबसे पुराना। अब मेरा यहां आप आइए, आप अजंता एलोरा देखिए, आप कोणार्क का सूर्य मंदिर देखिए, हजारों साल पुरानी चीजें। क्या हमारे पास नहीं है जी दुनिया को? मैं गुजरात में पैदा हुआ, गुजरात में रहा। वहां एक डॉक्टर हरिभाई गोदानी करके थे, स्वयं तो प्रोफेशनली डॉक्टर थे, लेकिन आर्कियोलॉजी में उनकी बड़ी रुचि थी। आयु भी बहुत हो गई थी, लेकिन वो कह रहे थे उस जमाने में ये सारी गाड़ियां तो थी नहीं, फियाट गाड़ी और एम्बेसडर सरकारी गाड़ी थी, फियाट गाड़ी नागरिकों की गाड़ी थी, पहचान हो गई थी। एम्बेसडर जाती मतलब सरकार जा रही है फियाट है तो बोले कोई भला इंसान जा रहा है, ऐसी सोच थी। तो उनके पास एक फियाट कार थी। वो मुझे कह रहे थे, मैं उनके पास कभी कभी जाया करता था, ऐसे ही कुछ सीखने को मिले, समझने को मिले। बोले मैंने 20 फियाट गाड़ियां बर्बाद की मेरी कैरियर में, जो भी कमाता था। क्यों? तो बोले मैं जंगलों में चला जाता था, कच्चे रास्तों पे चला जाता था, और कहीं कोई मूर्ति हो, पत्थर हो, कोई पुराना पुरातत्व के कोई खंडहर पड़ा हो तो वहां चला जाता था। एक व्यक्ति का इंडिविजुअल कलेक्शन शायद किसी सरकार से बड़ा था। उन्होंने मुझे एक दिन एक स्लाइड दिखाई, मैं हैरान था। वो स्लाइड पत्थर की एक मूर्ति की स्लाइड थी। 800 साल पुरानी वो मूर्ति थी, कार्बन रेटिंग हुआ था, और उसमें एक गर्भवती महिला का, प्रेग्नेंट विमेन का एक मूर्ति थी, और आधे पार्ट में उसके पेट को काट करके मूर्ति बनाई गई थी, और पेट काट करके बच्चा पेट में किस रूप में है, चमड़ी के कितने लेयर्स हैं, वो सारा पत्थर पे अंकित था। 800 साल पहले पत्थर तराशने वाले को पता था कि गर्भ के अंदर बच्चा कैसे पोजीशन में होता है, चमड़ी के लेयर कितने होते हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ नहीं किया होगा।
मेक इन इंडिया ने जर्मनी में जोरदार तरीके से धमक दी है। दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर में मेक इन इंडिया के शेर की दहाड़ पूरी दुनिया सुन रही है। पीएम मोदी ने ट्रेड फेयर के भारतीय पवेलियन का उद्घाटन कर पूरी दुनिया को मेक इन इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल भी मौजूद रही। पीएम नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं लोगों को दीवाना बना लेते हैं और कुछ ऐसा ही नजारा दिखा जब उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर हैनोवर में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ चाय की चुस्की भी ली और दुनिया भर की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। भारत इस बार इस फेयर में पार्टनरशिप कर रहा है। मैं जर्मनी का आभारी हूं कि भारत को इस बार उन्होंने पार्टनरशिप के लिए चुना। भारत इस साल हैनोवर इंडस्ट्रियल फेयर पार्टनर कंट्री है। ट्रेड फेयर में भारत के 14 राज्यों की 320 कंपनियां और 120 सीईओज हिस्सा ले रहे हैं। इसमें एसएल ग्रुप भी शामिल है। उद्घाटन के बाद पीएम ने एसएल ग्रुप के पवेलियन का भी दौरा किया। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के मुताबिक किसी ट्रेड फेयर में भारत को लेकर इतनी उत्सुकता पहली बार दिख रही है। भारत का इतना ब्रांडिंग आज बाहर के मुल्कों में, विश्व में, यहाँ हैनोवर फेयर के माध्यम से पहली बार हुआ है। जहां भी आप देखें मेक इन इंडिया, भारतवर्ष, इसकी गूंज सारे विश्व में यहाँ से फैलेगी। इसके बाद रविवार को हैनोवर पहुंचने के बाद मोदी जर्मनी के टॉप 14 सीईओज के साथ मीटिंग में शामिल हुए, जहां उन्होंने कारोबारियों को भरोसा दिलाया कि भारत में व्यापार को आसान बनाने के लिए उनकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। भारत में निवेश के लिहाज से जर्मनी 8वां सबसे बड़ा देश है। पिछले साल जर्मन कंपनियों ने भारत में करीब 99 करोड़ डॉलर का निवेश किया था। फिलहाल भारत में जर्मन सहयोग से करीब 600 ज्वाइंट वेंचर चल रहे हैं। दोनों देशों के बीच करीब 1600 करोड़ यूरो का व्यापार होता है। व्यापार के लिहाज से भारत के लिए जर्मनी काफी मायने रखता है और मोदी इसे अच्छी तरह समझते हैं। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, जर्मनी। जर्मनी में हैनोवर फेयर में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी शिरकत की है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदमों की वजह से दुनिया भर में मेक इन इंडिया की गूंज है। इससे भारतीय इंडस्ट्री को काफी फायदा मिलेगा। मेक इन इंडिया ग्रुप में बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग देखने को मिल रहे हैं और उसमें एसएमईज ग्रुप के लोग खासतौर से अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताइए, मेक इन इंडिया में एसएमईज लोगों की भूमिका किस तरीके से देख रहे हैं? भारत के 60% जो मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग की इकोनॉमी और 45% एक्सपोर्ट्स एसएमईज से ही है और मेक इन इंडिया मूवमेंट में एसएमईज का योगदान तो रहेगा ही और इसी के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे भी काम भी किए हैं, मुद्रा बैंक और कई नीतियां बनाई हैं और जी बिजनेस एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से एसएमईज को लगातार आपने सपोर्ट किया है। आपका इमर्जिंग बिजनेस फोरम हमारे लिए एक आइकॉनिक प्रोग्राम है एंड व्हाट अ प्लेजर इट इज टू मीट द हेड ऑफ जी हियर, सुभाष चंद्रा जी। सभी एसएमईज आपके फैन हैं। थ्री चीयर्स फॉर जी। मेक इन इंडिया के इस महाकुंभ में एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा जी भी हैं। सर, आपसे बहुत से लोग यहाँ पर आकर के मिल भी रहे हैं। पहले तो आप किस तरीके से इस मेक इन इंडिया को देख रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था में विकास के तौर पर? देखिए, भारत का इतना ब्रांडिंग आज बाहर के मुल्कों में, विश्व में, यहाँ हैनोवर फेयर के माध्यम से पहली बार हुआ है। जहां भी आप देखें मेक इन इंडिया, भारतवर्ष, इसकी गूंज सारे विश्व में यहाँ से फैलेगी और इसका लाभ हमारे देश की इंडस्ट्री को भी होगा। और जैसा कि मैं पहले से मानता आया हूँ और आज भी मानता हूँ कि भारतवर्ष की इकोनॉमी को अगर कोई बढ़ावा देगा तो ये जो लोग टीम यहाँ खड़ी है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो ही करेंगे। और इस बात को हम लोगों ने सबने समझा भी और इसीलिए बजट से पहले प्रधानमंत्री से भी लोग मिले और उनको ये बताया गया कि बैंक्स जो हैं, बैंक्स का आर लुकिंग एट लैंडिंग ओनली टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड
they were not really favorably disposed towards the small and medium enterprises. And SMEs were being funded by the NBFCs at much, much higher rates and very, very high, unreasonable terms, basically. So this Mudra Bank is nothing but an initiative so that the lending to the small and medium enterprises could be not only money is available at reasonable interest rates, but also Mudra Bank will also regulate the small lenders in the country. It will probably, we hope that it comes out of Reserve Bank of India's regulation, these lenders, those who lend to the SMEs. And that will have a huge, huge upside for the country, economy and the employment. और चलिए बात करते हैं कुछ और खबरों की। अप्रैल का महीना है और होली को कुछ दिन बीत भी चुके हैं, लेकिन दुनिया के कुछ देशों में एक दूसरे पर पानी की बौछारें डाली जा रही हैं। आखिर कहां देखने को मिल रही है ये स्पेशल होली, देखते हैं। जरा देखिए, सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग हैं, हाथ में हैं बड़ी बड़ी पिचकारियां और एक दूसरे पर जमकर डाली जा रही हैं पानी की बौछारें। अब आप सोच रहे होंगे कि होली गए तो कुछ दिन बीत चुके हैं, ऐसे में हम आपको ये क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल ये इंडिया नहीं बल्कि थाईलैंड के बैंकॉक की तस्वीरें हैं, जहां थाई न्यू ईयर का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। जी हाँ, ये नजारा है थाई न्यू ईयर का। इस दिन पर थाईलैंड में एक दूसरे पर पानी डालने का रिवाज है। मान्यता है कि इस दिन एक दूसरे पर पानी डालकर किसी भी तरह के अभागे को दूर भगाया जाता है। साथ ही नए साल के मौके पर एक फ्रेश स्टार्ट की जाती है। आपको बता दें कि पिछली बार तक यहाँ इस मौके पर एक दूसरे के चेहरे पर रंग भी लगाया जाता था, पर इस साल उस पर बैन लगा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि सेलिब्रेशंस के बाद साफ सफाई में बहुत दिक्कत आती है। इन सब बातों के बावजूद स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने एक साथ मिलकर इस न्यू ईयर का खूब मजा उठाया। वहीं म्यांमार में भी न्यू ईयर का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया गया। देखिए कैसे यहाँ लोग थिंगयांग फेस्टिवल पर मस्ती के मूड में हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इसे अपने ही अंदाज में मना रहे हैं। यहाँ भी पानी से खेलने के पीछे मान्यता यही है कि किसी भी तरह के दुर्भाग्य को अपनी जिंदगी से धोना और नई शुरुआत करना। आपको बता दें कि फेस्टिवल दक्षिण पूर्वी एशिया में मनाया जाता है, जिसमें थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस जैसे देश शुमार हैं। कुल मिलाकर है तो एकदम होली जैसा, जहाँ परिवार, दोस्त, क्या गैर क्या अपने, सभी को पानी में भिगोया जाता है। यहाँ मान्यता अलग है, लेकिन अंदाज तो वही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी इंडिया। इसके साथ द वर्ल्ड टुनाइट पे आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।